मोहब्बत जरूरी नहीं है। फूलाबाई का जिक्र फिर भी एक बस्ती है जिसे सबने देखा है। पहली बार मैं भौंचक रह गया था। पुराने मकानों में अजीब अजीब लोग रहते थे, दूर दूर से आए हुए लोग। लगता था पिछड़ गए हैं, आगे बढ़ने की लड़ाई में लगे हुए हैं। कुछ लड़कियां थीं जो वेश्याएं थीं, कुछ लड़के दलाल थे। दिन भर लोग खामोश रहते थे, सोए हुए। शाम से हलचल शुरू होती थी। पूरी सड़क गाड़ियों, दलालों और ग्राहकों से भरी होती थी। बड़े बड़े होटलों की बत्तियां चमकने लगती थीं। इनमें 5 या 3 तारे होते थे या किसी में कोई तारा नहीं होता था। तारे दिखाई नहीं देते थे, हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते थे। दूर दूर देशों के लोग यहाँ आते थे। देखकर पता चलता था कि गोरे हैं, अरब है। लोग खास तौर पर अरबों के आने का रास्ता देखते थे। दुकानों, होटलों, लड़कियों और दलालों को अरबों का इंतजार होता था। भिखारियों, बाजीगरों, हिजड़ों को भी अरबों का इंतजार होता था। अपने अपने कमरों की ऊंचाइयों से अरब लोग नीचे की दुनिया को देखा करते थे। यहाँ हिजड़े नाचते थे, बाजीगर खेल दिखाते थे, भिखारी औरतें बच्चे भीख मांगते थे, नटों के बच्चे सर्कस करते थे। हर खेल के बाद एक ही सवाल होता था, गरीब, भूखा, पेट के लिए खाना, अल्लाह, रफ़ीक, रहम कर। सूखे दुबले, फटेहाल हिंदुस्तानी अपना खाली पेट पीटते थे। औरतें काले बीमार बच्चे दिखाती थीं। अरब, रफ़ीक, रहमदिल अल्लाह के नाम पर ऊपर से नोट फेंकते थे। दुबले काले इंसान उन पर टूट पड़ते थे। सब में समझौता हो गया था। नोटों को लेकर लड़ाइयाँ होती थीं, फिर नहीं होती थीं, लेकिन फिर और मांगते थे, अल्लाह के नाम पर रफ़ीक, रहमदिल। अब अरब सिर्फ हंसते थे, कभी कभी कागज के टुकड़े फेंकते थे। भीड़ एक बार फिर दौड़ पड़ती थी। हम सब लोग खुश थे। यहाँ रहना जरूरी था। सारी दौलत यहीं थी, सब कुछ यहीं था, सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। इसका भी इंतजाम हो गया था। एक कोना था, एक खाट काफी थी। यही मैंने फूलाबाई को देखा था। 55 या 60 साल की थकी हुई काली औरत, बालों में बदरंग खिजाब लग गया था। बालों की जड़ें सफ़ेद हो रही थीं, कई जगह सफ़ेद बाल छूट भी गए थे। आते जाते एक बार उसने मुझे गौर से देखा था, दूसरी बार मुस्कराई थी, तीसरी बार उसने आंख मार दी थी। मुझे क्या हुआ था मालूम नहीं, शायद मैं घबरा गया था। इससे पहले किसी औरत ने ऐसा नहीं किया था। उस दिन से मैं होशियार हो गया था। आते जाते हमेशा दूसरी तरफ देखता था, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। किसी न किसी तरफ फूला सामने आ जाती थी और जियादा बनीटनी और जियादा थकी हुई, जरासा खांसती, फिर आंखों के कोनों से ताकती, वही मुस्कुराहट। मैं परेशान हो गया था, मगर लोग अब भी उसी तरह चल रहे थे। सूजर समंदर में डूब जाता था। पुराने मकानों में लड़कियां बंठन कर तैयार हो जाती थीं। टैक्सियां या कारें होटलों में पहुंचा देती थीं। सामने की बड़ी इमारत की बत्तियां चमकती रहती थीं। अमीर हिंदुस्तानियों और अरबों की गाड़ियां वहां जरूर आती थीं। यह इमारत होटल नहीं थी। इसके फ्लैटों में शरीफ लोग रहते थे, लेकिन लड़कियां वहां भी होती थी। दलाल वहां भी घूमते थे। मैं अक्सर उकता जाता था। समुंदर की लहरें भी दिल नहीं बहलाती थी। गांधी की मूर्ति आंखें बंद किए मुस्कुराती रहती थी। प्रेमी लोग लिपटते रहते थे। भिखमंगे, हिजड़े, दलाल, ठेले वाले, सब अपना काम करते रहते थे। मगर मुझे क्या तकलीफ थी मालूम नहीं। इस समय मुझे फूलाबाई का ख्याल आ जाता था। बड़ी इमारत के एक फ्लैट से कोई अक्सर यही नाम पुकारता था। फूला फौरन अंदर चली जाती थी। अंदर शायद काम करती थी, फिर बाहर आ जाती थी। एक बीड़ी लेकर बैठ जाती थी, लेकिन फौरन ही फिर पुकार होती थी। दम लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। दुकानों से सामान ले लेकर अंदर पहुंचाती थी। होटल से चाय, दुकान से पान सिगरेट वगैरह। उकता कर कभी कभी मैं सोचता था कि मेरी सही जगह क्या है। इस भीड़ में मुझे किस तरफ जाना है? क्या मैं भी आगे बढ़ूं और दलालों की दुनिया में शामिल हो जाऊं?
गांधी की मूर्ति के पास अरबों और अमीरों के सौदे पटाना शुरू कर दूं। रात लेकिन हमेशा बहुत हो जाती थी। कभी आखिरी बस मिलती थी, कभी नहीं। जूते घसीटता हुआ मैं पैदल उस ठिकाने पर पहुंच जाता था जहां मेरी खटिया थी। पार्टनर कभी ड्यूटी पर होता था, कभी सोता रहता था। इधर जब से वह घर गया था, रात को लौटने पर खोली मुझे काटने दौड़ती थी। जितना ज्यादा हो सकता था मैं बाहर रहता था। इस समय जब मैं स्टेशन से बाहर आया, आखिरी बस जा चुकी थी। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। खाली रास्ते पर मैंने चलना शुरू कर दिया था। दारू के अड्डे खुल थे। मीट अंडे के खोमचों के पास भीड़ थी। रंडियों की तलाश अब भी जारी थी। ठिकाने पर पहुंचते 2:30 बज गए। सारी जगह सुनसान लगती थी। सिर्फ फ्लैटों की बत्तियां जल रही थीं। शायद कोई नशे में चीख रहा था। अंधेरे गलियारों से जब मैं गुजरा तो लगा कि कोई खड़ा है। फूला बाई थी। मैं पहचान गया। पल भर रुक कर मैं आगे निकल गया। लेकिन चाबी मेरे पास नहीं थी, शायद कहीं गिर गई थी या कहीं रह गई थी। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर बाहर आ गया, फिर अंदर चला गया। इस तरह 2-3 चक्कर हो गए। मुझे देखकर अब कुछ कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। इस समय फूला बाई अंधेरे से उजाले में आ गई। मैंने देखा कि चेहरे पर बहुत सा पाउडर लगाया गया था। बदरंग बालों में मुरझाया हुआ एक गजरा अटका हुआ था। एक अजीब सी साड़ी पहनी थी, जो न जाने कब नरी रही होगी। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि फूला भी रोज रात शायद ग्राहक तलाश करती थी। पहली बार उसने मुझसे कहा, क्या हो गया, चक्कर क्यों लगाते हो? मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर भी मैंने कहा, मेरी किल्ली गुम हो गई, खोली पे लॉक है। इस समय रात पूरी तरह सुनसान थी। बड़ी इमारत के मसाज पार्लर से निकलकर कोई बड़ा आदमी कार का दरवाजा खोल रहा था। हल्के उजाले में फूला चुपचाप खड़ी रही। मैं चलने लगा तो बोली, जरा रुको तो, कैसा ताला है तुम्हारा? हिचकिचा कर मैंने उसे ताले के बारे में बताया। बोली, ऐसा करो, हमारी किल्ली लगा के देखो ना। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। जब इमारत से लौटी तो हाथ में चाबियों का गुच्छा था। मैंने कई चाबियां लगाईं, एक भी नहीं लगी। फिर उसने कोशिश की। चाबियों पर चाबियां बदलती रही। पता नहीं कैसे ताला खुल गया। मैं पल भर वैसे ही खड़ा रह गया। अंदर जाकर बत्ती जलाई। अपने आप ही फूला अंदर आ गई। इस समय मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं, लेकिन मैं उसे देखने लगा। वह चेहरा उस उजाले में और भी कालात का बूढ़ा लग रहा था। बालों का बदरंग हिजाब, झुर्रियों पर पाउडर की परतें और पुती हुई लाली। मुझे क्या लगा मालूम नहीं। शायद बहुत बुरा लगा, शायद थोड़ा दुख हुआ। फूला बोली, मैं तुमको आते जाते रोज देखती। अब उसके होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। मुंह के कोनों में लार इकट्ठा हो गई। रुक कर बोली, तुम की नहीं, मेरी को बहुत अच्छे लगते। एकाएक ही मैं कुछ बोल नहीं सका। अजीब सी चुप्पी पल भर छाई रही। अब फूला संभल गई। बोली, तुमको लगता कि मेरी उम्र बहुत जास्ती नहीं क्या? पर मैं सच्ची बोलती, मेरी उम्र जास्ती नहीं है। मुझे मालूम नहीं था मैं क्या कहूँ। फिर भी मैंने कहा, नहीं, ये बात नहीं। तुम मेरे को गलत समझा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसी तरह फूला ने कहा, नहीं, सब आदमी लोग कमती उम्र की छोकरी से मोहब्बत करते। पर मैं सच्ची बोलती, मेरा उम्र जास्ती नहीं। तबीयत थोड़ा बिगड़ गया, बस। मैंने जैसे जिद करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे को समझा नहीं, मैं वो टाइप का आदमी नहीं। मैं तुमको बहुत अच्छा समझता। पर बोलते बोलते मैं रुक गया। मालूम नहीं क्या कह देता। फूला जैसे और संभल गई। बोली, देखो ना, मैं तुमको बहुत पसंद करती। आते जाते हमेशा देखती। तुम अकेले, मैं अकेली। मैं तो अकेली, मैं तो तुमको बोले तो मोहब्बत करती। और भी जास्ती मोहब्बत करूंगी। क्यों? तो इस वास्ते कि मेरे को भी मोहब्बत मंगता, थोड़ा हेल्प मंगता। सुनसान रात के 3 बजे एक अकेले कमरे में
फूला मुझसे मोहब्बत और हेल्प की भीख मांग रही थी। उसके लिपे पुते चेहरे पर अचानक इतनी बेबसी दिखाई दी कि मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मैंने कहा, नहीं बाई, तुम मेरी बात समझो। मेरे को तुमसे कोई नफरत नहीं है, पर मैं वो टाइप का आदमी ही नहीं हूँ। नहीं समझी? फूला ने कुछ नहीं कहा। अब उसका काला चेहरा और ज्यादा काला हो गया था। अब उसे कोई आशा नहीं थी। बड़ी देर तक उसी तरह चुपचाप खड़ी रही। धीरे धीरे बोली, उम्र जास्ती होने से क्या होता? मोहब्बत नहीं मांगता, हेल्प नहीं मांगता। मैं चुप रहा। आखिर फूला ने कहा, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, पर एक बात बोलूं क्यों? मैं उसी तरह उसकी तरफ देखता रहा। वह बोली, मेरे को थोड़ा पैसा मांगता, 4-5 रुपया उधारी। मैं जल्दी वापस कर देऊंगी, भरोसा करना, सच्ची बोलती। इस तरह फूलाबाई से मेरी पहली बातचीत खत्म हुई। मैं अब भी उसी रास्ते आता और जाता था। बीड़ी फूकती हुई फूला मुझे देखती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन मुस्कुराहट में अब पहले वाली बात नहीं थी। मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी, फिर भी थोड़ा कुछ मैंने उसे दे दिया था, लेकिन बातचीत कभी नहीं हो पाती थी। लेकिन एक रात, जब बिना कुछ खाए पिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने फूला खड़ी थी। उसके मैले आंचल में कुछ रखा हुआ था। कुछ चिड़चिड़ा कर मैंने कहा, क्या है? आंचल के नीचे से एक रिकाबी उसने मेरी तरफ बढ़ा दी। खोली में एक खुशबू सी फैल गई। प्लेट में पुलाव या इस तरह की कोई चीज थी। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। उसने कहा, सुबह को प्लेट ले जाऊंगी, ऐसा खाली पेट नहीं सोने का। मुझे ताज्जुब हुआ था। उसको किसने बताया कि शाम मुझे खाना नहीं मिला था? इसके बाद कई बार ऐसा होने लगा। गुजरते समय कई बार वह मेरे चेहरे को देखती। उसे बहुत कुछ मालूम हो जाता था। कई बार उसने मुझे रोका। अंदर जाकर चुपचाप कोई रिकाबी या प्लेट ले आई। लेकिन बातचीत अब भी नहीं होती थी। लेकिन अब वह मुझे बाहर भी मिलने लगी थी। समुंदर के किनारे गांधी की मुस्कुराती मूर्ति के पास कभी कभी बीड़ी फूकती हुई बैठी रहती थी। धीरे धीरे मैंने उसके पास बैठना शुरू कर दिया था। अब वह ज्यादा थकी, ज्यादा हारी हुई मालूम होती थी। काम अब उससे होता नहीं था। मसाज पार्लर में काम बहुत करवाते थे। रात को काम होता था, दिन में भी काम होता था। पार्लर में कई लड़कियां थीं। रात को ये अरबों और हिंदुस्तानी रईसों की मालिश करती थीं। बंद कमरों के अंदर से लगातार फूला की पुकार होती रहती थी। कभी यह पहुंचाओ, कभी वह पहुंचाओ। शराब, बर्फ, सोडा, सिगरेट। बीच बीच में लंबी चुप्पियां छा जाती थीं। खाना भी पकाना पड़ता था। बड़ी रात लड़कियां बहुत थक जाती थीं, फौरन खाना मांगती थी। फूला को बहुत गालियां देती थीं। नशे में कभी कभी मारना शुरू कर देती थीं। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालती थीं। कोई कोई कस्टमर खाना भी खाते थे। ये लोग खूब पैसा लुटाते थे। इतना पैसा है, उनके पास की सोच भी नहीं सकते। मगर लड़कियों को बहुत कम मिलता था। पार्लर के फ्लैट का भाड़ा ही 15,000 रुपया महीना था। बचा हुआ बहुत सा रुपया पार्लर वाला ले जाता था। कुछ दलाल लोग ले जाते थे। लड़कियों के लिए थोड़ा सा बच जाता था। बस अच्छी तरह पहनोर लेती थीं। लड़कियां बड़े बेमन से काम करती थीं। कई बार बुरी तरह पीटी जाती थीं। कुछ को चरस और पता नहीं क्या क्या की लत लग गई थी। दिन भर भटक कर शाम को अक्सर मूर्ति के चबूतरे पर बैठ जाता था। इस समय मुझे फूला का इंतजार होता था। अपने दिल का सारा गुबार अब मैं उसके सामने निकालने लगा था। लेकिन अक्सर वह नहीं आ पाती थी। कई बार मूर्ति के पास रोशनी की जाती थी और भाषण होते थे। लेकिन टैक्सी वाले अरब अमीरों को यहाँ ले आते थे। इनके साथ हिंदुस्तानी या नेपाली लड़कियां होती थीं। छोटी छोटी लड़कियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर अरब लोग इन्हें सैर कराने लाते थे। इन सूखी मुरझाई लड़कियों पर फॉरेन की जीन्स और कमीजें बड़ी अजीब लगती थीं। इन कपड़ों को पहली बार पहनकर ये लड़कियां बहुत खुश दिखाई देती थीं। हिंदुस्तानी दलाल और टैक्सी ड्राइवर हाथ बांधे पीछे पीछे चलते थे।
बीच बीच में छोटी लड़कियों को डांट डांट कर बताते रहते थे कि कैसी हरकत करनी चाहिए और कैसी नहीं। रेत के किनारे के रेस्तरां और होटल बहुत ऊंचे और महंगे थे। अरब लोग इन लड़कियों को वहां जरूर ले जाते थे। उस समय ऐसे खाने को पहली बार देखकर इन लड़कियों के आंखों में पता नहीं कैसी चमक आ जाती थी। फिर इस तरह खाती कि बस देखते ही बनता था। अरब लोग इन लड़कियों को बहुत खुश करते थे। कभी घोड़ों पर बिठाते, कभी ऊंट पर। तरह से इनकी रंगीन तस्वीरें उतरवाते थे। इतनी खुशियां एक साथ पाकर ये छोटी छोटी लड़कियां उछल कर कभी यह मांगती थीं, कभी वह। यह सब देख देख कर फूला को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन झल्ला कर बोली, सुनते क्या? एक दिन इनका भी वही हाल होगा जो मेरा हो रहा है। मेरे को भी ये सब में बहुत मजा आता था। अचानक फूला जैसे रुआसी हो गई। हो सकता है यह सही हो। शायद कभी फूला का भी एक जमाना रहा हो। यह बात सच हो कि दूर दूर से लोग फूला का पता लगाकर आते थे। दलाल लोग बड़े बड़े ग्राहकों को हमेशा फूला के बारे में बताते थे। लेकिन फूला की इस हालत को देखकर पता नहीं क्यों उसकी इन बातों पर भरोसा नहीं होता था। इधर वह कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ाने लगी थी। हर चीज, हर बात पर झल्ला उठती थी। अब सिर्फ लड़कियों, दलालों, पार्लर वाले को ही नहीं कोसती, सारी सारी दुनिया को गालियां देती थी। एक शाम, जब सूरज को डूबे काफी समय बीत गया था, गांधी की मुस्कुराती मूर्ति के पास हम दोनों बैठे थे। जोड़े प्यार कर रहे थे। लड़कियां ग्राहक तलाश कर रही थीं। हिजड़े नाच रहे थे और भिखारी भीख मांग रहे थे। फूला कुछ ज्यादा ही चुप थी। मैं भी चुपचाप तमाम लोगों को देख रहा था, जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अचानक मैंने महसूस किया कि फूला मेरे पास सरक आई है। लेकिन मैं अनजान बना रहा। वह कुछ और पास आ गई। उसके शरीर का इतना पास होना मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ देने लगा। फिर भी मैं बैठा रहा। अब उसने हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और बोली, ऐसा क्या करते? चलो ना, अपुन चलेगा, किधर भी। अपुन मोहब्बत करेगा। मैं अब भी उसी तरह बैठा रहा। उसका मुंह अब मेरे बहुत करीब आ गया था। उसने कहा, सच्ची, मैं तुमको बहुत मोहब्बत करती, बहुत। ऐसा क्या करते? चलो ना भी। अब मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, एक बार बोला ना तुमको, मैं वो टाइप का आदमी नहीं हूं। समझ में नहीं आता क्या? मेरी आवाज में शायद कुछ गुस्सा था। पल भर वह उसी तरह बैठी रही, फिर खड़ी हो गई। इस समय मैंने महसूस किया कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसका काला चेहरा उस धुंधले अंधेरे में कांपने लगा। बहुत ही नंगी गालियां देकर वह बोली, जा रे साला, जा जा। तू क्या मोहब्बत करेगा? हिजड़ा, तेरा बाबा भी मोहब्बत नहीं कर सकता। साला, कलेजा मंगता, कलेजा, मोहब्बत के वास्ते। साला, तेरा बाप भी कभी किया। थू, थू, तू तो। इसके बाद नंगी गालियों की कोई हद नहीं रही। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरे मन में अब कोई गुस्सा नहीं था। उन गालियों का मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। उसे देखकर मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी। वह बोलती रही, मैं सुनता रहा। वह थक गई, लड़खड़ाती हुई चली गई। मैं उसी तरह धुंधले अंधेरे में खड़ा रह गया। सागर की लहरों के थपेड़े पास आते गए और लोगों का शोर कम होता गया। लेकिन अब भी मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। लेकिन इसके बाद फूला ने मेरी तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दिया। कई बार मैं पास से गुजर जाता था, फिर भी वह मेरी तरफ नहीं देखती थी। क्या वह मुझसे हमेशा नाराज रहती थी? मुझे ऐसा नहीं लगता था। लगता था कि कोई सवाल है, शायद जिंदगी का सवाल। इस सवाल से अब वह अकेले ही लड़ेगी। अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। मैं भी उसके लिए बेकार हूँ, या शायद बहुत थक गई है। अब किसी को देखना, किसी से बोलना उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं फूला से बोलना चाहता था। एक दिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। इधर दफ्तरों और कंपनियों में लोगों को सिर्फ 6 महीनों के लिए काम पर रखा जाता है। इससे काम करने वाले हमेशा टेम्परेरी रहते हैं। उनके परमानेंट होने का कोई खतरा नहीं होता। हर 6 महीने के बाद उन्हें काम से अलग कर दिया जाता है।
इसके बाद नया अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इस बार कंपनी ने मुझे नया अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। अचानक ही मैं बेकार हो गया। इतना परेशान मैं पहले कभी नहीं हुआ था। लगा कि खूब रोऊं। उस दिन बहुत मन हो रहा था कि फूला से सब कुछ कह दूं, लेकिन मूर्ति के चबूतरे पर आना उसने बंद कर दिया था। लौटते समय रास्ते में मिली जरूर, लेकिन देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया। मैं वहां से बार बार गुजरा, मगर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उस समय मुझे उस पर गुस्सा भी आया था। मेरा रूम पार्टनर हमेशा सोता रहता था। उसकी ड्यूटी हमेशा रात को रहती थी। मेरी उसकी बातचीत बहुत कम हो पाती थी। अब मैं अकेला ही सागर किनारे दूर दूर तक घूमता रहता था। इस इलाके में नई नई और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खूब बन रही थीं। हम लोग इन्हें बस देख सकते थे। मैंने सुना था कि बिल्डर लोग एक एक फ्लैट के कई कई लाख रुपए लेते हैं। बहुत से बड़े बड़े स्मगलर लोग बिल्डर बन जाते हैं। बहुत से लोग लाखों रुपए देकर ये फ्लैट खरीदते हैं, फिर लाखों रुपए खर्च कर इन फ्लैटों को सजाते हैं। ये सारी बातें सुनता था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता था। मैंने यह भी सुना था कि लोग बहुत जल्द अमीर हो जाते हैं। इस बात पर भी मुझे भरोसा नहीं होता था। इन दिनों मेरे मन में फूला से बात करने की बड़ी इच्छा होती थी। दिन भर धक्के खाकर शाम जब मैं लौटता था, तो हर रोज मेरे पास एक नई कहानी होती थी। ये कहानियां अक्सर निराशा, बेइज्जती और दुख की कहानियां होती थीं। काम मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हर जगह अपने अपने लोगों को काम दिया जा रहा था। ये सब कहानियां मैं पहले की तरह ही फूला को सुनाना चाहता था, लेकिन अब फूला ने दिखाई देना भी बंद कर दिया था। एक दिन जब मैं लौटा, तो बहुत खुश था। अगले 2-4 दिनों में मेरा काम पर लगना पक्का हो गया था। उम्मीद थी कि इस बार 6 महीने वाली नौकरी नहीं होगी। पक्का हो जाने की पूरी आशा थी। मैं इतना खुश था कि किसी भी हालत में फूला से बात करना चाहता था। काफी रात तक मैं मूर्ति वाले चबूतरे पर बैठा रहा। मेरे सामने हंसते खेलते लोग गुजर गए। मेरे सामने सूरज पानी में डूब गया, लेकिन फूला नहीं आई। यह कोई नई बात नहीं थी। रात तक बैठकर मैं वहां से उठा गया। इमारत के सामने से गुजरते गुजरते कई बार मैंने उधर देखा। फूला कहीं दिखाई नहीं दी। यह भी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे फिर ख्याल आया कि पिछले कई दिनों से मैंने उसे नहीं देखा है। क्या हुआ? क्या वह कहीं और चली गई? इस ख्याल से मैं कुछ परेशान हो गया। मैं किसी से फूला के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई किसी से बात ही नहीं करता था। 2-3 दिन और गुजर गए। मसाज पार्लर की बत्तियां बड़ी रात तक चमकती रहती थीं। बार बार आते हुए, जाते हुए मैंने ध्यान से देखा, फूला कहीं नहीं थी। मुझे मालूम हो गया, फूला कहीं चली गई। शायद मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन मैं ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों की बातें सोचने लगा। लाखों रुपए खर्च करने वाले लोगों की बातें सोचने लगा। स्मगलरों, बिल्डरों, अरब अमीरों के साथ घूमती छोटी लड़कियों, सभी की बातें सोचने लगा। लेकिन फूला के बारे में भी सोचता रहा। लेकिन एक रात एक और ही बात हो गई। मुझे लौटने में काफी देर हो गई थी। अगले दिन मुझे काम पर बुलाया गया था। मैं थका था, लेकिन काफी खुश था। आखिरी बस छूट जाने के कारण मैं पैदल चलकर ही ठिकाने पर पहुंचा था। जब मैं अंधेरी गली में दाखिल हो रहा था, मैंने देखा कि लॉन्ड्री की दुकान के तख्ते पर कोई औरत पड़ी है। मैं आगे निकल गया, लेकिन फिर लौट आया। हाँ, यह फूला ही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। इस समय रात के 2 बज रहे थे। सड़क करीब करीब खाली ही थी। लड़कियां और दलाल जा चुके थे। मुझे लगा कि फूला सो गई है, लेकिन मैं फिर गुजरा और मुझे लगा कि नहीं, सोई नहीं है। शायद छोकरियों के साथ इसने भी बहुत शराब पी ली है। मैं अपनी खोली तक गया। ताला खोलने से पहले फिर लौट आया। अब मुझे लगा कि फूला बेहोश है। कुछ हिचकिचा कर मैंने आवाज दी, फूला, फूला बाई। कोई जवाब नहीं आया। अब मैं उसके एकदम पास पहुंच गया। मैंने उसे हिलाया और मुझे लगा कि फूला बहुत बीमार है। उसका बदन बहुत ज्यादा गर्म है और मुंह के चारों तरफ कैप फैली हुई है। अचानक ही सब कुछ समझ में आ गया।
शायद फूला कई दिनों से बीमार थी। मुझसे झगड़ते समय भी शायद बीमार थी। पार्लर वालों ने शायद आज उसे निकाल दिया। वहां से निकलकर वह किसी तरह तख्ते तक पहुंची। या शायद लोग उसे यहां डाल गए। इसके बाद मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। क्या मैं फूला को उसी तरह वहां छोड़ दूं और चला जाऊं? मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। वहां अंधेरी गली में कोई नहीं था जिससे मैं कुछ कह सकता। सिर्फ ऊंची इमारतों की बत्तियां चमक रही थीं और सड़क पर एक दो टैक्सी वाले अपनी अपनी टैक्सियों में सो गए थे। मैं चाहता था कि किसी को पुकारूं, आवाज दूं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस समय मैंने हिसाब लगाया कि मेरे पास कुछ कितने रुपए बचे हैं। इसके बाद मैंने एक टैक्सी वाले को जगाने की कोशिश की। मुश्किल ही मुश्किल थी। फिर भी मैंने सोच लिया था कि अब क्या करना है। इसी तरह रात बीतती गई थी। 2 अस्पतालों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। म्यूनिसिपल अस्पताल ठसाठस भरा था। मैंने बड़ी मिन्नतें की थी। नर्सों के ड्यूटी रूम में एक बिस्तर डालकर उसे लिटा दिया गया था। सलाइन की बोतल लगा दी गई थी। बड़ी नर्स ने मुझसे कहा कि मैं बोतल की जगह दूसरी ला दूं। अस्पताल में दवाइयां भी नहीं हैं। मैं बाहर से खरीद कर दवाइयां ले आऊं। लेकिन मैं चुपचाप सुबह का इंतजार कर रहा था। वार्डों में, गलियारों में, पलंगों पर, जमीन पर, हर जगह मरीज ही मरीज पड़े थे। नर्सों ने कहा था कि इंजेक्शन भी लाना होगा। बहुत सी चीजों की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। फिर भी मैं सुबह का इंतजार कर रहा था और बेंच पर बैठे बैठे ही सुबह हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह कैसी सुबह थी। लोगों ने चलना फिरना और गाड़ियों ने दौड़ना शुरू कर दिया था। मैंने तमाम लोगों के बारे में सोचा था। ये लोग थोड़ी बहुत मदद कर सकते थे। ड्यूटी रूम में जाकर मैंने एक बार फिर फूला की तरफ देखा था। वह अब भी बेहोश थी। चितकबरे बाल बिखरे हुए थे और वह पहले से ज्यादा कुरूप लग रही थी। इसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया था। दिन भर चलता रहा। इस जगह से उस जगह और उस जगह से उस जगह। इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने मुझे काम पर लेने से इनकार कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गईं। इस बार मुझे बहुत भरोसा था, काम जरूर लग जाएगा। सुबह शाम की चिंता मिट जाएगी। मुझे लगा कि मैं जैसे फुटपाथ पर आ गया हूँ। शाम होते होते मैं लौट आया। इस समय दवाइयाँ और सलाइन की बोतलें मैंने खरीद ली थीं। कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दे दिए थे। मैं बिल्कुल थक गया था। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो फूला की हालत बहुत खराब थी। उसके मुंह पर, कानों तक कैं फैली हुई थी और बिस्तर भी कैं में सना हुआ था। उसकी सांस घरघरा रही थी। लगता था कि किसी भी समय उखड़ जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। इस समय मुझे लगा कि फूला मर जाएगी। पता नहीं क्यों, मुझे यह भी लगा कि हे भगवान, फूला को इस तरह मरना नहीं चाहिए। किसी भी तरह उसे बचना चाहिए। मैं दौड़कर बड़ी सिस्टर के पास गया था। बड़ी मुश्किल से उसने मेरी तरफ ध्यान दिया था। फिर एक डॉक्टर आया था। उसने बताया था कि क्या फेफड़ों में चली गई है। फूला पड़ी हुई क्या करती थी और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब एक मशीन लाई गई। मशीन घर घर चलने लगी। मुंह के अंदर नली डालकर डॉक्टर चारों तरफ हिलाने लगा। अब फूला एक एक सांस खींचने के लिए बिलबिलाने लगी। बिलबिला कर सांस खींचती थी। छटपटा कर आंखें खोल चारों तरफ देखती थी। अब मुझे बार बार लगने लगा कि किसी भी तरह उसे बच जाना चाहिए। बचकर क्या होगा? बचकर कहाँ जाएगी? मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बस यही लग रहा था कि उसे बचना चाहिए। मशीन चलती रही और आवाज आती रही। फूला बिलबिलाती रही और आवाज आती रही। धीरे धीरे रात हो गई और सभी आवाजें चुप हो गईं। अब मशीन हटा दी गई और बोतल फिर लगा दी गई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नर्स और डॉक्टर कोई बताने को तैयार नहीं था कि क्या होगा। ऑक्सीजन के सारे सिलेंडर खाली पड़े थे, या 2-3 थे जो मरीजों पर लगे हुए थे। मैं बैठा रहा। फिर मैं बाहर आ गया। फिर मैं सोचने लगा कि रात क्या होगा। क्या मैं वहीं कहीं सो जाऊं? लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी। रात कुछ हो गया
तो क्या फूला का दुनिया में कोई है? क्या हमारा दुनिया में कोई है? तब मुझे लगा था कि हमारा कोई नहीं है, हम ही अपने सब कुछ है। अब मैं वहीं लौट आया था जहां स्मगलर, अरब, अमीर, लड़कियां, दलाल, हिजड़े सब अपना काम कर रहे थे। कई सितारों वाले होटलों में बत्तियां जगमगा रही थीं और महंगे रेस्तरानों में अजीब धुनें बज रही थी। मसाज पार्लर के सामने खूबसूरत गाड़ियां खड़ी थीं। आज शायद कोई खास दिन था। गांधी जी की मूर्ति को लट्टुओं से सजाया गया था और सामने कोई नेता भाषण कर रहा था। काफी भीड़ लगी हुई थी। इस समय नेता गांधी जी, पंडित जी वगैरह की महानता का बखान कर रहा था और एक दलाल एक कार वाले को पटाने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे अचानक पहली बार ख्याल आया कि मैं किस दुनिया में हूँ। किसने इसे ऐसा बना दिया है? मैं क्या करूँ? इसे ऐसा ही छोड़कर अपनी आंखें बंद कर लूँ? चारों तरफ दलालों की भीड़ है। मैं भी दलालों की दुनिया में दलालों के दलालों की दुनिया में शामिल नहीं कर सकता। मैं बेकार, बेघर, बेसहारा सही, पर मैं दलालों की दुनिया में शामिल नहीं हो सकता। नौकरी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। कोई बात नहीं। फूला मर जाएगी, कोई बात नहीं। रास्ता मुझे मालूम नहीं, कोई बात नहीं। इन सब के लिए मेरे अंदर नफरत है। वह हमेशा जिंदा रहेगी, वही मुझे रास्ता दिखाएगी। रात भर आवाजें आती रहीं, रात भर बाजे बजते रहे और धुनें गूंजती रहीं, रात भर बत्तियां जलती रहीं। रात भर मैं सो नहीं सका या शायद सो गया और सपने देखता रहा। फूला मर गई और बाजे बजते रहे, धुनें गूंजती रही, बत्तियां झिलमिलाती रहीं। मैं जाग कर उठ बैठा। बार बार मैं सो गया, बार बार फूला मरती गई। लेकिन जब सुबह हो गई तो फूला मरी नहीं, जिंदा थी। मैं सबसे पहले अस्पताल पहुंचा था। बोतल और नली को हटा दिया गया था। नर्स ने कहा कि मैं चाय कॉफी दूध भी लाकर उसे पिलाऊं। एक गिलास में चाय लेकर जब मैं उसके पास बैठा तो आंखें खोलकर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने चम्मच से चाय दी, उसने चुपचाप पी ली। एक बार फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर चुपचाप आंखें बंद कर ली। लेकिन इसी समय बड़ी नर्स ने आकर कहा मैं उसे ले जाऊं और फौरन वह जगह खाली कर दूं। इमरजेंसी में उसे रख लिया गया था। अब जान के लिए खतरा नहीं है। अब ड्यूटी रूम में उसे रखा नहीं जा सकता। अस्पताल में कोई जगह नहीं है। बाकी दवाइयां मैं उसे घर ले जाकर दूं। तब मैंने सोचा था, घर ले जाऊं। कहाँ है घर? मसाज पार्लर वाले उसे रखेंगे। काफी समय मैंने उसी तरह गुजार दिया था। अचानक बड़ी नर्स बहुत तेजी से मेरे पास आई। फूला को न ले जाने के लिए उसने मुझे बहुत डांटा। आवाज देकर उसने कई वार्ड बॉय बुला लिए। आखिरी बार उसने मुझसे कहा कि अगर मैं फूला को नहीं ले जाऊंगा तो वह उसे बाहर डलवा देगी। इस बार मैं चुप नहीं रह सका। फूला के पास पहुंचकर मैंने कहा, फूला बाई, उठो, अब यहां से चलना है। फूला उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठा नहीं गया। तब आगे बढ़कर मैंने सहारा दिया। किसी तरह उठकर बैठ गई, फिर सहारे खड़ी हो गई। फिर घिसट कर हम दोनों ने किसी तरह चलना शुरू कर दिया। घिसटते हुए हम अस्पताल के फाटक पर आ गए। अचानक वह ठहर गई। मैंने देखा कि कुछ कह रही है। मैंने सुनने की कोशिश की। कांपती आवाज में उसने कहा, तुम नहीं आता तो मर जाती। इस समय उसकी आंखें डबरबाई हुई थीं। अचानक मैं जोरों से हंस पड़ा। हंसता रहा, वह देखती रही। हंसते हुए मैंने कहा, तुम बोली थी ना कि मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। अभी देखा ना मैं कैसी मोहब्बत करता। बोलो। लेकिन फिर इसी समय मैं अचानक बहुत गंभीर हो गया। मैंने कहा, मगर वो टाइप का आदमी नहीं हूं। समझ गई ना? इस समय घिसटते हुए, लड़खड़ाते हुए हम अस्पताल से बाहर निकल रहे थे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि किधर जाना है।